हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित श्रीवास्तव आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक नए चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है ऑन किलिंग अ ट्री बाय गिव पटेल। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही सेंसिटिव पोएम है। देखते हैं हम लोग फर्स्ट स्टैंजा में। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. आप देखेंगे कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स को हाईलाइट किया, इनका मीनिंग को हम लोग समझ लेते हैं। जैब क्या होता है? एक सडन ब्लो, जो ऐसे मारते हैं ना हम लोग एक्स से या नाइफ से, तो उस ब्लो को हम लोग जैब बोलते हैं। और लेप्रस हाइड का मतलब यहाँ पे डिसकलर्ड बार्क है। अब जैसे कि आप देखे होंगे कि ये जो ट्री का जो ट्रंक है, ट्रंक का जो आउटर स्किन होता है ना, जो काफी रफ और डिस्कलर टाइप का लगता है, उसे हम लोग बार्क बोलते हैं, छाल हिंदी में बोलते हैं, पेड़ की छाल। और लेप्रस वर्ड यूज किया गया है यहाँ पर डिस्कलर्ड को शो करने के लिए। बेसिकली ये टर्म लेप्रेसी से यूज किया गया। लेप्रेसी एक प्रकार का डिजीज होता है, कोढ़ हो जाता है, मतलब पूरा शरीर जो है ना गल जाता है, डिके हो जाता है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है। तो वहां से ये टर्म लिया गया है लेप्रस हाइड। और स्प्राउटिंग का मतलब ग्रोइंग होता है। तो चलिए हम लोग स्टैंजा का मीनिंग को समझते हैं। जैसा कि फर्स्ट लाइन में ही पोएट कहते हैं कि इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, मतलब ट्री को किल करने में बहुत समय लगता है। इट कैनॉट बी डन बाय अ सिंपल कट ऑफ अ नाइफ, मतलब एक जैब, मतलब एक ऐसे ब्लो करें, प्रहार करें सिर्फ नाइफ का और एक्स का, तो उससे सिर्फ ट्री मर नहीं सकता। द ट्री हैज ग्रोन ग्रेजुअली एंड इट्स रूट्स हैव गॉन डीप इनसाइड द सोल. ऑथर कहता है कि इट हैज ग्रोन स्लोली, मतलब धीरे 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 ट्री ग्रो करता है और एक दिन रात चलकर बहुत बड़ा बन जाता है। एंड और लिखा है कंज्यूमिंग द अर्थ, कंज्यूम का मतलब यहाँ पे खाना है। तो अर्थ को खाते हुए, तो अर्थ को खाते हुए कहने का मतलब क्या है? अर्थ के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और अपार्ट फ्रॉम, बिसाइड सनलाइट, एयर, वाटर, इन सब को वो यूज करते हुए वो धीरे धीरे ग्रो करता है। The tree got its nutrients from the earth and grew in upward direction by absorbing years of sunlight, air, and water. The tree's leprous hide, sprouting leaves suggest that even though the tree looks old, diseased, and damaged, it is still able to produce new growth. It is still able to thrive and grow. आपसे पूछा जा सकता है कि इस लेप्रोस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स का क्या मतलब है? तो मतलब काफी ओल्ड, डिजीज्ड और डिसकलर्ड होने के बावजूद भी इसमें इतनी पोटेंशियल होती है कि उसमें से फिर से एक नए ब्रांचेस निकलकर बाहर आ सकते हैं, एक नया लाइफ फिर से देखने को मिल सकता है। चलिए हम लोग अब अगला स्टैंजा पे देखते हैं। So hack and chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs, which, if unchecked, will expand again to former size. अब यहाँ पे हैक का मतलब होता है टू कट रफली बाय स्ट्राइकिंग हेवी ब्लोज, और चॉप का भी मतलब कट होता है। ट्विक्स मतलब एक स्मॉल थिन ब्रांच जो ट्री का होता है, वेरी पतला बहुत, उसको हम लोग ट्विक्स बोलते हैं। और हील का मतलब टू मेक बेटर और क्योर, ठीक हो जाना फिर से। और बार का मतलब आउटर कवर ऑफ अ ट्रंक और ब्रांच ऑफ अ ट्री। और बाउस का मतलब होता है लार्जर ब्रांच ऑफ अ ट्री। तो चलिए, सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वोंट डू इट, अब नॉट मच पेन विल डू इट। ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? Here the poet says that chopping and hacking the tree is not enough to kill it. बोला सिर्फ चॉपिंग और कटिंग से आप इसको किल नहीं कर सकते। Causing pain to the tree alone is not sufficient to kill it. मतलब सिर्फ इसको पेन पहुंचाकर, आप जैसे कि आप ऐसे जैब करते हैं, चॉप करते हैं, तो सिर्फ ट्री को पेन होता है। तो आप सिर्फ पेन देकर ट्री को आप किल नहीं कर सकते। He further adds that tree can regenerate itself with time even after being chopped or cut down. वो कहता है कि अगर आप उसको चॉप कर देते हैं, कट करते हैं, तो फिर से वो रीजनरेट हो जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। समय के साथ साथ वो फिर से अपने आप को हील कर लेगा। The sap flowing out from the tree when it is chopped is similar to human bleeding when wounded. अब यहाँ पर ऑथर ने कंपैरिजन किया है, आप देखेंगे कि उसमें से वो कहते हैं कि जो सैप निकल कर आता है जब आप ट्री को काटते हैं ना, तो आप देखेंगे उजला उजला व्हाइट व्हाइट एक लिक्विड टाइप का सब्सटेंस निकल कर आता है, उसे हम लोग सैप बोलते हैं। तो ऑथर कहते हैं कि जिस तरह ह्यूमन बींग्स को अगर आप कट करते हैं या चोट लग जाता है तो उससे ब्लीडिंग होती है ना, ठीक उसी तरह ट्री भी ब्लीड करते हैं सैप के फॉर्म में।
न्यू ब्रांचेस विल ग्रो अगेन एंड एक्सपैंड टू देयर फॉर्मर साइज। वो कहते हैं लेकिन ये फिर बाद में अपने आप को हील कर लेते हैं और उससे फिर नए ब्रांचेस निकलकर बाहर आ जाते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नो, ऑथर यहाँ पे कहते हैं नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, इट इज टू बी रोप्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट, snapped out or pulled out entirely out from the earth cave, and the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth। अब यहाँ पर एंकरिंग अर्थ का पहले मीनिंग समझ लीजिए। ट्रीज आर हेल्ड सिक्योरली विद द हेल्प ऑफ रूट्स इन द अर्थ। एंकर का मतलब सपोर्ट करना होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं ट्रीज जो होते हैं ना अर्थ के अंदर काफी सिक्योरली हेल्ड हो, मतलब पकड़े रहते हैं। जड़े उनकी उनको काफी पकड़ के सीधा खड़ा रखते हैं। और स्नैप आउट का मतलब चॉप आउट, फिर से कट कर देना होता है। और पुल आउट का मतलब अपरूट, उखाड़ देना होता है। और एक्सपोज करना मतलब ब्रिंग टू लाइट और रिवील, मतलब किसी को डिस्क्लोज कर देना, अनकवर कर देना। तो अब इसका मीनिंग को हम लोग अच्छा से समझते हैं। सबसे पहला आप पॉइंट ही देखेंगे, ऑथर ने कहा है नो। द पोएट सेज नो here to indicate that simply hacking and chopping at the tree will not be enough to kill it। बोला सिर्फ हैकिंग और चॉपिंग से आप ट्री को कट नहीं कर सकते। द पोएट सजेस्ट हाउ अ ट्री कैन बी किल्ड। वो कहते हैं कि अब मैं आपको बताता हूँ अगर आपको ट्री को किल करना है तो कैसे हो सकता है। द ट्री वॉज स्ट्रांगली हेल्ड टू द अर्थ बाय इट्स रूट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्री को उसका रूट जो होता है बहुत जोर से पकड़ के रखे रहता है। सो टू किल अ ट्री इट्स रूट हैज टू बी अपरूटेड फ्रॉम द ग्राउंड। अगर आपको ट्री को किल करना है तो उसके रूट्स को ही आप अपरूट, स्नैप आउट कर दीजिए, पुल्ड आउट एंटायरली, कंप्लीटली आप उसको हटा दीजिए। टू डू सो, ऐसा करने के लिए द ट्री हैज टू बी टाइड, ट्री को बांधना पड़ता है, जैसा कि लिखा हुआ ना विद द रोप, टू बी पुल्ड आउट कंप्लीटली फ्रॉम द अर्थ केव। अब यहाँ पे अर्थ केव का मतलब क्या है? वो जो स्पेस और जो गड्ढा होता है नीचे, कैविटी, खाली जगह होता है इन द अर्थ, वेयर द ट्रीज रूट्स आर लोकेटेड, जहाँ पे ट्रीज के रूट्स होते हैं उनको अर्थ कैविटी कहा गया है यहाँ पर। द पावर ऑफ द ट्री लाइज इन इट्स रूट्स, जैसा कि आप जानते हैं, एंड इट इज द चीफ ऑर्गन ऑफ द ट्री। When the life source of the tree, that is roots, अब यहाँ पे सोर्स, वहां पे एक टर्म यूज हुआ है, आपको देखेंगे फिर से मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पे थर्ड लास्ट लाइन में यहाँ पे देखिए द सोर्स व्हाइट एंड वेट। तो पूछा जाएगा सोर्स कौन है यहाँ पर, तो सोर्स रूट्स को कहा गया, जो कि व्हाइट और वेट, भीगे होते हैं, जमीन से पानी खींच रहे होते हैं, तो इसलिए भीगे भीगे रहते हैं। और ये चीफ ऑर्गन, लाइफ सपोर्टिंग ऑर्गन होता है किसी भी ट्री का। कह रहा है व्हेन द लाइफ सोर्स ऑफ द ट्री रूट्स, दैट इज रूट्स आर ब्रॉट टू लाइट और कवर्ड, द ट्री विल डाई। अगर जब उसको उखाड़ कर सामने ले आते हैं, लाइट्स के सामने रख देते हैं, बाहर रख देते हैं, तो फिर ये मर जाएगा। द पोएट हैज डिस्क्राइब द रूट्स एज व्हाइट एंड वेट बिकॉज द व्हाइट लिक्विड फ्लोज out from the tree when the roots are pulled out. These roots are the most sensitive and hidden part of the tree which were inside the earth for many years। ये रूट्स कई सालों से अंदर अपनी जड़ें जमाए रहते हैं और इनको जब निकालते हैं, बाहर एक्सपोज कर देते हैं सनलाइट में, तो फिर ये मर जाता है और ट्री फाइनली खत्म हो जाता है। Then the matter of scorching and choking in the sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done। अब इस फाइनल स्टैंजा में ऑथर ट्री के खात्मे की बात करते हैं कि फाइनली ट्री कैसे खत्म हो जाता है। सबसे पहले वो स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग का मीनिंग मैं आपको बता दूं। द ड्राइंग ऑफ द ट्री आफ्टर बीइंग अपरूटेड, मतलब जब ट्री को अपरूट करने के बाद उसको ड्राई करने के लिए हम लोग छोड़ देते हैं ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं, जैसे कि आप इमेज में देखिए, ट्री कट करने के बाद उसको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो उसे हम यहाँ पर ऑथर ने स्कॉर्चिंग और चोकिंग कहा है। और फिर ट्विस्टिंग का मतलब डिस्टॉर्ट होना, टर्निंग द एंड्स ऑफ समथिंग, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाना। तो आप जानते हैं कि जैसे जैसे लकड़ी सूखने लगती है वो थोड़ा थोड़ा सा शेप उसका डिस्टॉर्ट होने लगता है, मतलब थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है, उसको ट्विस्टिंग बोलते हैं। ऐंठन आ जाती है उसमें, मुड़ जाती है कहीं कहीं से। और विदरिंग का मतलब टू श्रिवल अप, सिकुड़ जाना, और ड्राई अप, सूख जाना, सिकुड़ कर सूख जाना, स्पेशली फ्रॉम लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी की वजह से, उसको विदरिंग बोलते हैं। तो इस फाइनल स्टैंजा में ऑथर कहते हैं कि after the root has been pulled out, the tree is left to dry up and die in the sun and air। कह रहा है कि उसको उखाड़ने के बाद ट्री को रख दिया जाता है सूखने के लिए, ताकि वो सन और एयर में कंप्लीटली वो डाई हो जाए, मतलब कंप्लीटली मर जाए, खत्म हो जाए। द ट्री नो लॉन्गर रिसीव द न्यूट्रिएंट्स एंड सपोर्ट्स इट नीड्स टू सर्वाइव।
अब उसको कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता, कोई फूड खाने को नहीं मिलता, वो कैसे जिएगा अब ट्री? तो धीरे-धीरे तो मर ही जाएगा क्योंकि रूट्स उसके तो एक्सपोज़ हो चुके हैं। नेक्स्ट द ट्रीज स्टार्ट ड्राइंग अप एंड टर्निंग ब्राउन, और धीरे धीरे वो ड्राई होने लगता है और आप देखेंगे जो कलर ग्रीन था पहले धीरे धीरे वो टर्न होकर ब्राउन होने लगता है। द बार्क बिकम्स हार्ड एंड ब्रिटल, और उसके जो बार्क्स हैं मतलब आउटर कवर जो है, जो आप देख रहे हैं अभी ग्रीनिश पार्ट ऊपर ट्री का, ये जो बाहरी जो स्किन है उसको हाइड बोलते हैं। हाइड मतलब स्किन होता है, स्किन का मतलब यहाँ पे बार्क है ट्री का, वो धीरे धीरे ग्रीन से ब्राउन होने लगता है और काफी हार्ड हो जाता है। और ब्रिटल मतलब इजिली ब्रोकन, फिर वो टूटने लगता है। एंड द ट्रंक ट्विस्ट, और जो ट्रंक जो है वो ट्विस्ट मतलब थोड़ा टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं। एंड फाइनली द ट्री डाइज, और फाइनली ट्री का खात्मा हो जाता है। अब चलिए इसे जल्दी से हम लोग 2 मिनट में फिगर ऑफ स्पीच को समझ लेते हैं। मेटाफर, डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ टू अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग वर्ड्स और लाइक और एज इज कॉल्ड मेटाफर। जैसे कि आप देखेंगे इसमें लेप्रस हाइड यूज किया गया है। द पोएट हियर मीन्स दैट द स्किन ऑफ द ट्री लुक्स लेप्रस, मीनिंग रफ एंड डिसकलर्ड, caused by an infectious disease like that of a man suffering from leprosy। मतलब जिस तरह एक इंसान लेप्रेसी से जब पीड़ित होता है, सफर करता है, तो उसका शरीर काफी डिस्कलर्ड हो जाता है और डिके सड़ने लगता है। ठीक उसी तरह जो बार्क है ट्री के दिखते हैं। इसलिए लेप्रस हाइट का कंपैरिजन यहाँ पर एक ऐसे इंसान से किया गया जो लेप्रेसी से ग्रस्त हो। सो इसे हम मेटाफर कहेंगे। अब आगे चलते हैं पर्सोनिफिकेशन। गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। जैसे द ट्री हैज बीन पर्सोनिफाइड फ्रॉम द टाइटल टिल द एंड ऑफ द पोएम, मतलब शुरू से लेके अंत तक देखेंगे तो ट्री को पर्सोनिफाई किया गया है, मतलब उसको एक ह्यूमन बींग के जैसा दिखाया गया है। जैसे कि कहा गया है हैज ग्रोन, टर्म यूज किया गया है हैज ग्रोन, स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, जैसे कि इंसान कुछ भोजन कंज्यूम करता हो उस तरह कहा गया है। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, और वो कह रहा है कि वो जो खून बह रहा है मतलब जो सैप बह रहा है व्हाइट फॉर्म में लिक्विड, वो अपने आप फिर से ठीक हो जाएगा। तो इस तरह ये सारे टर्म्स पर्सोनिफिकेशन है जो ह्यूमन बीइंग की जैसी क्वालिटी दिखा रहे हैं। अब एलिट्रेशन, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड यूजुअली एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स इज कॉल्ड एलिट्रेशन। जैसे कि आप देखेंगे इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री में आप देखेंगे टी 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 को मैंने हाईलाइट किया है, रिपीटिशन हो रहा है टी का यहाँ पर इस बिगनिंग में, सो ऐसे टर्म को हम एलिट्रेशन कहते हैं। फिर आप देखेंगे ब्लीडिंग बार्क में बी और बी भी रिपीट हो रहा है, सो ये एलिट्रेशन है। अब कॉन्सोनेंट्स क्या होता है? यूज ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड नॉर्मली इन द मिडल और इन द एंड, तो उसको हम लोग कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। जैसे कि अपॉन इट्स क्रस्ट अब्सॉर्बिंग, अब इसमें आप देखेंगे टी साउंड क्रस्ट में इट्स में, और क्रस्ट में भी टी साउंड को आप देखेंगे, और क्रस्ट में आर साउंड को देखिए और अब्सॉर्बिंग में आर साउंड को देखिए। तो ये नॉर्मली मिडल और एंड में जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट करते हैं तो ऐसे टर्म को हम लोग कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। अब एजोनेंस को देखते हैं। रिपीटिशन ऑफ वाउल साउंड इन द सेम लाइन, अगर वाउल साउंड का रिपीटिशन हो रहा है तो इसे हम लोग एजोनेंस कहते हैं। जैसे कि आप देखेंगे ऑफ स्कॉचिंग एंड चोकिंग में ओ ओ ओ साउंड रिपीट हो रहा है, सो ऐसे टर्म को हम लोग एजोनेंस कहते हैं। फिर ब्लीडिंग बार्क विल हील वाले लाइन में भी आप देखेंगे ई और ई साउंड रिपीट हो रहा है, मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है। और सो ऐसे आप एग्जाम में इसी तरह लिखिएगा, उसको हाईलाइट करके अंडरलाइन कर दीजिएगा नीचे, तो क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल आपका। रिपीटिशन वर्ड्स और फ्रेजेस जो हम लोग यूज करते हैं टू क्रिएट एम्फेसिस, जैसे कि पुल्ड आउट आप देखेंगे बार बार यूज किया गया है इसमें। आपको फिर से मैं ऊपर स्टैंजा पे लेके चलता हूं, और आप यहाँ पर इस स्टैंजा को आप देखिए फिर से, यहाँ पे आप इसमें लिखा हुआ है पुल्ड आउट यहाँ पर। फिर ठीक आप यहाँ पर देखिए पुल्ड आउट यहाँ पर लिखा गया है लाइन 4 एंड 5 में पुल्ड आउट यहाँ पर आप देखिए। सो ऐसे टर्म्स को हम लोग रिपीटिशन कहते हैं। और मैंने आपकी सुविधा के लिए सारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी इसमें डाल दिए हैं। और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन था जो आप जरूर पढ़िएगा, जो क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाई हैज द पोएट यूज द टर्म किल एंड नॉट कट इन द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री बाय गी पटेल। तो मैंने इसका आंसर नीचे आप दे दिया है, आपने उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और मैं आपकी सुविधा के लिए मैंने इसका पीडीएफ फॉर्म भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दिया है, उसका लिंक आप चाहे तो वहां पर देख सकते हैं जाकर। आपको मेरी चैनल अच्छी लगती है तो मेरे चैनल इंग्लिश ट्यूटर बाय एमएस श्रीवास्तव को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।